हेलो नमस्कार दोस्तों, हम सीटेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जो भी अब हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखने वाले हैं हमारा सिलेबस में से हमने कौन कौन सा पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है वो हम देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके हमने अभी तक जो वीडियोज़ हैं, कुछ वीडियोस जो हैं वो सिलेबस का कुछ पार्ट जो है हमने कवर किया हुआ है और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो हमने पढ़ा था डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, डेवलपमेंट की हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है वो हमने देखा था। देन हमने पढ़ा सोशलाइजेशन की प्रोसेस। अब आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, इसको हम देखते हैं। हम बाल विकास पढ़ रहे हैं। कंटेंट हमारा है पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। आज की वीडियो में हम पियाजे के बारे में पढ़ने वाले हैं। पियाजे के कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो ये पियाजे हैं, ये जो थे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म जो है वो 1896 में हुआ था और ये एक ट्रेंड बायोलॉजिस्ट और फिलोसोफर भी थे। बायोलॉजिस्ट भी थे ये, तो बायोलॉजी के क्षेत्र में भी इन्होंने काम जो है काफ़ी किया है। ये एक वेल नोन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो अपना रिसर्च है वो स्पैरो और मॉलस्क जो होते हैं उन पर भी किया था। अब इन्होंने जो है वो बच्चे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको ऑब्जर्व किया था और उसके लिए इन्होंने थ्योरी जो है वो दी थी। जब इनका करियर का अर्ली स्टेज था तब जो है इन्होंने जो एल्फ्रेड बीने हैं, जो कि जिनको कि हम जानते हैं, जिन्होंने जो IQ टेस्ट है वो किया था, तो उसमें जो स्कोरिंग है वो किन्होंने दी थी, पियाजे ने दी थी। IQ टेस्ट में जो स्कोरिंग का पार्ट था वो पियाजे ने दिया था। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ना है पियाजे के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं जैसे कि स्कीमा हो गया, अडेप्टेशन हो गया और इनकी जो स्टेजेस हैं, ये 3 पार्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ये हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्कीमा जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज होता है। अडेप्टेशन जो है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। स्टेजेस जो हैं, डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो इन्होंने 4 दी थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस हम इसमें पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं स्कीमा होता क्या है। स्कीमा जो है वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है कॉग्निटिव मॉडल का। हमारे दिमाग में जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो सेव हो जाती है। हमें पता है कि आज हमने अगर न्यूज़ में कुछ पढ़ा तो वो हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा, एक बिल्डिंग ब्लॉक बना के सेव हो जाता है। इस तरीके से अलग अलग क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, इंफॉर्मेशन के पॉकेट्स होते हैं, ये जो है हमारे दिमाग में सेव रहते हैं। तो ये एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है स्कीमा जो होता है। और यहाँ पर क्या होता है, हम सिचुएशन जो हमारी है उसको अंडरस्टैंड करके उस सिचुएशन में क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जब भी हमें हमारे दिमाग में ये स्टोर रहता है और जब भी हमें ज़रूरत होती है हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, अब हम घूमने गए, हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, वहाँ पर हमने क्या देखा, हमने मेन्यू कार्ड देखा, देन उसके बाद हमने खाना ऑर्डर किया, फिर हमने खाया और फिर हमने बिल पे जो है वो कर दिया। अब यहाँ पर क्या स्कीमा बन गया, पहले तो जो रेस्टोरेंट था उसका नाम हमें याद हो गया, फिर उसके बाद हमने वहाँ पर जो है वो मेन्यू कार्ड देखा था। मेन्यू कार्ड में हमने देखा कि कौन कौन से फूड जो है इस होटल में अवेलेबल है, रेस्टोरेंट में। अब हमने फूड देखा, फिर हमने फूड खाया, फूड का टेस्ट कैसा है वो हमारे दिमाग में सेव हो गया है कि हाँ यहाँ पर अच्छा खाना मिलता है या नहीं मिलता। अब अगर वहाँ पर अच्छा मिलेगा तो हम किसी और को भी रिकमेंड करेंगे, उनको भी बताएंगे कि आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पर अच्छा फूड मिलता है। तो ये हमें याद हो गया। नेक्स्ट टाइम जब हमें कोई रेस्टोरेंट फिर से सर्च करना होगा, जाना होगा कहीं घूमने, तो अगर हमें खाना अच्छा लगा होगा तो हमारे दिमाग में अच्छी मेमोरीज सेव होंगी और हम वहाँ पर दोबारा जाएंगे। और अगर हमें अच्छा नहीं लगा होगा तो फिर हम चेंज करेंगे, फिर हम दूसरी जगह जाएंगे, नया स्कीमा बनाएंगे। अब यहाँ पर जो पियाजे हैं उन्होंने
इम्पॉर्टेंट समझा स्कीमा को, किस चीज़ के लिए, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पर हमने पिक्चर में देखा था, वहाँ पर क्या था दूसरा कॉन्सेप्ट, अडैप्ट। तो ये हमारा क्या है, अडैप्टेशन है। अब हम अडैप्टेशन को डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमने देखा कि जो अडैप्टेशन होता है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। अब जो अडैप्टेशन होता है वो क्या है, हम सारे ही लोग जो हैं एडजस्टमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे भी जिसका सिचुएशन है वो उसमें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एडजस्ट जो है वो सब करते हैं, और अपने इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है हमारी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जन्म होते ही हम इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट होते रहते हैं। तो वही हमारा क्या है, अनुकूलन है, जिसको कि अडैप्टेशन कहा जाता है। अब इसके 3 पार्ट्स थे जो कि पियाजे ने दिए। सबसे पहला है इक्विलिब्रेशन, जिसको कि संतुलन की अवस्था कहते हैं, मतलब कि संतुलन स्थापित करना। इक्विलिब्रेशन क्या है कि अपने जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है, उसके साथ एक हार्मोनियस जो रिलेशनशिप है उसको स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना, वही हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रेशन होता है। अब ये डेवलपमेंट की हमारी क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये भी आता है। अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो स्टीडी नहीं है, वो स्लो नहीं है, वो कैसा है, लीप्स में होता है और बाउंस होता है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि जो स्कीमा हमने बनाया, न्यू इन्फॉर्मेशन को हमने क्या किया, यूज़ किया, और इक्विलिब्रियम जो है हमने स्थापित कर लिया, किसके साथ, अपने जो एनवायरनमेंट था उसके साथ। मतलब कि हमने स्कीमा को लिया, न्यू इन्फॉर्मेशन को सेव कर लिया, और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके साथ हम क्या हो गए, संतुलन जो है हमने बना लिया। तो वही हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रेशन जो है वो होता है। नेक्स्ट अब हमारा होता है एसिमिलेशन, जिसको कि हम आत्मसातीकरण कहते हैं। जो आत्मसातीकरण है इसमें हमने सबसे पहले हमने बोला था कि हमने एक स्कीमा का बिल्डिंग ब्लॉक जो है अपने दिमाग में बना लिया है। अब क्या करना है हमें, अब हमें दोबारा कहीं खाने जाना है, घूमने जाना है, रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं हम फिर से। अब हमें याद आया कि हमने एक जगह पर खाना खाया था, है ना। तो एग्जिस्टिंग स्कीमा को किसी न्यू सिचुएशन में यूज़ करना, वो हमारा क्या होता है, आत्मसातीकरण होता है। जब हम हमारा जो एग्जिस्टिंग, जो पहले से हमारे पास स्कीमा है, जो पहले से बिल्डिंग ब्लॉक बनाए हैं हमने इन्फॉर्मेशन का, उसको हम किसी नई सिचुएशन में जब यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा एसिमिलेशन होता है। दूसरा हमारा एक और टर्म है एकोमोडेशन, जिसको कि कहा जाता है व्यवस्थापन। तो जो व्यवस्थापन होता है, अब क्या होता है, हमारी एक न्यू सिचुएशन आ गई, वहाँ पर जो हमारे पास पहले से ज्ञान था, अब हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, हमें पता होता है, हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, बट ऐसा तो है नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमें नहीं पता है। इतना सारा नॉलेज है, समंदर की तरह जो है वो नॉलेज है, जहाँ पर कि इतना ज्ञान है कि हम अपनी पूरी उम्र ही ख़त्म कर दें तो भी हम इतना सारा ज्ञान जो है वो नहीं ले पाएंगे। तो सबको सब कुछ नहीं पता होता। तब क्या काम आता है, तब एकोमोडेशन, जहाँ पर कि हमें क्या होता है, जो हमने पहले से लिया हुआ ज्ञान है उसको क्या करना होता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि हमें सारा कुछ नहीं पता है। अब वो काम नहीं आता, जो हमारा पहले का ज्ञान है वो हमारी नई सिचुएशन में काम नहीं आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अपने स्कीमा में मॉडिफिकेशन करना है, उसमें थोड़े चेंजेस करने हैं और अपडेट करना है। तो इसी अपडेशन को, मॉडिफिकेशन को हम क्या बोल देते हैं, व्यवस्थापन कह देते हैं, जिसको कि एकोमोडेशन कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड। अब जो इसमें थर्ड पॉइंट था, जो हमने चार्ट समझा था, जहाँ पर कि हमें डेवलपमेंट की स्टेजेस जो है वो थर्ड पॉइंट दिया गया है। तो जो पियाजे हैं उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी। सबसे पहला उन्होंने दिया संवेदी पेशी अवस्था, फिर उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर उसके बाद होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहा जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को। देन उसके बाद होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इनकी एजेस भी देख लेते हैं हम। जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो बर्थ से लेकर 2 साल तक रहती है। प्री ऑपरेशनल जो है वो 2 से लेकर 7 साल तक रहती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो है वो 7 से लेकर 12 तक रहेगी। और जो लास्ट स्टेज है वो एडोलसेंस से लेकर एडल्टहुड तक जो है वो रहती है। तो ये 4 स्टेजेस हो गई। अब जो हमारी सबसे पहली अवस्था है, जिसको कि पूर्व संवेदी
पेशी अवस्था कहा जाता है, जहाँ पर कि यूज़ किसका होता है, हमारे ज्ञानेंद्रियों का होता है, हमारे सेंसेस का होता है। सेंसेस के थ्रू बच्चा जो है वो सीखता है। अब हम देख सकते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो किसके थ्रू एक्सप्लोर करते हैं, वो हर चीज़ को टच करता है, हर चीज़ को टेस्ट करता है, सब मुंह में डाल देता है। वो हमने देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है, छोटे बच्चे, उनको जो सामान दिखता है वो सब चीज़ क्या करते हैं, टेस्ट करना होता है, उनको सब खाना होता है, सब चीज़ को मुंह में डाल डाल के जो है वो देखना होता है। अब इसका जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वस्तु स्थायित्व जो है वो आ जाता है बच्चे के अंदर इसी स्टेज में, जिसको कि हम संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। तो वस्तु स्थायित्व होता क्या है, द आइडिया दैट थिंग्स स्टिल एग्जिस्ट इवन इफ़ यू कांट सी दैट। से हटा दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करती। वही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है, कि बच्चे को समझ में आ जाता है जब वो 8 महीने के आसपास हो जाता है कि अच्छा ये टेडी बियर जो है वो मेरे सामने नहीं है बट वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो है। अब जो दूसरी स्टेज है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जो कि 2 से लेकर 7 साल तक है। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चे सिंबल्स को देख के, कोई भी निशानों को देख के जो डेवलपमेंट है इनका होने लगता है। अब ये जो स्टेज है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये क्या रहती है, ईगो सेंट्रिक होता है यहाँ पर बच्चा। उसको लगता है कि उसका जो दुनिया है वो उसी के अराउंड होती है, उसको लगता है सब कुछ जो है वो वही है, वही कर रहा है जो कर रहा है। तो उसको लगता है कि पेरेंट्स भी सब उसी के अराउंड हैं, सब कुछ हर कोई उसी की बात सुने। तो वही क्या है, हमारा ईगो सेंट्रिज्म है, कि बच्चे की दुनिया उसी की अपने ही वर्ल्ड है, अपनी ही दुनिया में वो है, इससे बाहर की कोई दुनिया ही नहीं है, ऐसा बच्चे को लगता है। तो ये ईगो सेंट्रिज्म हो गया। देन यहाँ पर क्या होता है, इमेजिनेशन बिग होती है लेकिन लॉजिक जो है वो लिमिटेड होता है, लॉजिक जो है वो कम डेवलप होता है यहाँ पर। देन लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि 2 साल के बाद जो बच्चा है वो हमारी बातों को अच्छे से समझने लगता है और जो उसका लैंग्वेज है वो भी डेवलप होने लगता है। अब यहाँ पर एब्सेंट होती हैं 2 चीज़ें, एक तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एक होता है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो इस एज में अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, जहाँ पर कि बच्चा जो है उसके सामने 2 ग्लास रखे हुए हैं और ये ग्लास का जो शेप है वो इक्वल ही है, एक जैसा ही है। अब हम क्या करते हैं, एक गिलास यहाँ पर बड़ा ले लेते हैं और एक गिलास छोटा रहता है। अब जितना पानी इसमें था उतना ही इसमें भी था, दोनों में सेम पानी है। अब हमने क्या किया, जो लंबा गिलास है उसमें जो सेम पानी था उसको ट्रांसफ़र कर लिया। तब जब हम बच्चे से ये पूछते हैं कि किस में पानी ज़्यादा है, तो उसको क्या लगेगा कि जो लंबा वाला ग्लास है, क्योंकि उसमें लेवल बड़ा हुआ दिख रहा है तो उसमें ज़्यादा पानी है, बच्चा ये बोलता है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि वो ये नहीं समझ पाता कि जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है, कि क्वांटिटी क्या है, सेम है। ये चीज़ बच्चे को जो है वो समझ में नहीं आती कि सिर्फ जो बर्तन है उसका शेप जो है वो बदल गया है। तो यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है और लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, जहाँ पर के बच्चे को जो चीज़ें हैं उनको ये समझने में दिक्कत होती है कि जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है, और सिर्फ जो शेप है बच्चे का, जो बर्तन का, वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब जो नेक्स्ट हमारी स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर जो है बच्चा लॉजिकल होने लगता है। अब वो प्रॉब्लम को एनालाइज करता है और क्रिटिकली थिंक करने लगता है। अब यहाँ पर अपनी जो थिंकिंग है उसको बच्चा ऑर्गेनाइज करने लगता है। अब यहाँ पर एब्सेंट हो जाता है ईगो सेंट्रिज्म। अब उसकी दुनिया जो है वो थोड़ा सा बाहर भी आने लगती है। ईगो सेंट्रिज्म जो है यहाँ पर एब्सेंट हो जाता है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो कि अमूर्त कॉन्सेप्ट होते हैं, वो यहाँ पर चैलेंजिंग रहते हैं बच्चे के लिए। अमूर्त रूप से हम बच्चे को जो है वो चीज़ें यहाँ पर कम समझा पाते हैं। अब इस एज में क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो बच्चा है उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये दोनों ग्लास में वाटर जो है वो सेम था, तो जब लंबे ग्लास में इसको डाला तो इसका मतलब है कि ये क्या है, सेम ही है। अमाउंट जो है, क्वांटिटी जो है वो क्या है, इसकी सेम ही है, सिर्फ ग्लास का जो है वो शेप चेंज हुआ है। तो ये चीज़ बच्चे को समझ में यहाँ पर आने लगती है। अब जो हमारी 4th स्टेज है, जिसको कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जो कि एडोलेसेंस से शुरू होती है। यहाँ पर जो थिंकिंग है बच्चे की, हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो थिंकिंग है वो डेवलप होने लगती है। बच्चा जो है वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है उसकी डेवलप होने लगती है, जहाँ पर जो थॉट्स हैं वो एबिलिटी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को क्या करने लगते हैं, समझने जो है वो लगेंगे।
और यहाँ पर क्या रहता है बच्चे के अंदर में मेटाकॉग्निशन है। मेटाकॉग्निशन क्या होता है, जहाँ पर थिंकिंग ओवर थिंकिंग, मतलब हम अपनी थिंकिंग को दोबारा सोचेंगे कि अच्छा जो हमने सोचा है क्या वो सही है या नहीं है। अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपने थॉट्स को, खुद के थॉट्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ये एबिलिटी जो है यहाँ पर डेवलप जो है बच्चे के अंदर होने लगती है। प्रोपोर्शनल रीजनिंग, अब यहाँ पर कंपेयर करना जो है बच्चा सीख जाता है, नंबर्स और रेशियो इन सबको करना कंपेयर सीख जाते हैं बच्चे। देन जो हमारा फोर्थ है कि प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, जहाँ पर कि एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं एंड जो परफेक्ट प्रिडिक्टेबल जो आउटकम है वो बच्चे को यहाँ पर समझ में आने लगते हैं, क्योंकि अब एडोलेसेंस की स्टेज जो है वो आ गई है। यहाँ पर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है वो भी डेवलप बच्चे के अंदर होने लगती है। अब जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, जहाँ पर कि इसमें हम देखते हैं कि जो एक टॉपिक जब होता है उसका सिर्फ अगर एक ही आंसर बन रहा है तो वो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग है। प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो उसको हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमारी थिंकिंग क्या हो जाती है, डाइवर्स हो जाती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिविटी से भी क्या होता है, रिलेटेड होता है। तो यही जैसा हमने कहा कि क्रिएटिव थिंकिंग जो है यहाँ पर डेवलप होने लगती है बच्चे के अंदर। क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर ही क्या आता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आता है, जहाँ पर कि हम एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग प्रकार के सोल्यूशन जो है वो सोचने लगते हैं, डाइवर्सिफाई कर लेते हैं हम अपनी थिंकिंग को। दूसरा पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर डेवलप हो जाती है। अमूर्त जो चिंतन है, जहाँ पर कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में भी हम इमेजिनेशन के थ्रू जो है वो सोच सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे लेखक होते हैं और जो कवि होते हैं जो कि कविताएं लिखते हैं, तो उनकी थिंकिंग कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। तो ये थिंकिंग जो है यहाँ पर डेवलप होने लगती है। अब जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व जो है यहाँ पर करने लगते हैं। मॉरल और जो फिलोसफिकल इश्यूज़ हैं उन पर भी बच्चे को यहाँ पर समझाया जा सकता है। बच्चे की अपनी एक फ़िलॉसफी भी यहाँ पर डेवलप होने लगती है। अब जो पियाजे की थ्योरी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सीडीपी के अंदर, पेडागोजी के अंदर। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, इसका कुछ एजुकेशन में इम्प्लीकेशन भी होते हैं, वो हम समझ लेते हैं। जो पियाजे की थ्योरी है वो सजेस्ट करती है डेवलपमेंट को एक बच्चे का, और उनका कहना था कि जो बच्चा है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ, करिकुलम के साथ, जो है मटेरियल और इंस्ट्रक्शंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ बच्चे का हमें क्या कराना है, फिज़िकल और जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो हमें बच्चे की क्या करानी है, डेवलप करानी है। अब जो बच्चा है वो लर्न करता है किसके बारे में, वर्ल्ड के बारे में, इन वेरियस एक्टिविटीज़ में पार्ट करके। अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें क्या कराना है, बच्चे को सिखाना है। जैसे कि हमारी डिस्कवरी लर्निंग होती है, लर्निंग बाय डूइंग जो है वो भी कॉन्सेप्ट आता है कि बच्चे खुद से करके देखें। कंस्ट्रक्टिविज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण जो है वो क्या करता है, खुद ही करता है, बस हमें उसको क्या करना है, एक फैसिलिटेटर की तरह गाइड करना होता है। तो डिस्कवरी लर्निंग दिया, फिर हमें फ्रीडम देना है बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए, नई नॉलेज को डिस्कवर करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो अप्रोच है वो बच्चे के अंदर डेवलप होगी अगर बच्चा जो है वो खुद से क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा। प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं ताकि बच्चा जो है वो लर्न करे। एक्टिविटी बेस्ड जो मेथड है उनको बच्चा यूज़ कर सकता है, हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे जो है वो क्या हो, नई नई चीज़ों को सीखें और लर्न करें। देन जो इन्होंने स्टेजेस दी वो किस लिए दिए हैं, ताकि हम जो कॉग्निटिव लेवल है बच्चे का वो समझें। जो टीचर्स हैं वो कॉग्निटिव लेवल को समझेंगे, उसके बाद ही क्या कराएंगे, उनको उनके अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग और उनके कॉग्निशन के अकॉर्डिंग ही उनको क्या कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब जो कंक्लूज़न है वो पियाजे की डेवलपमेंटल थ्योरी का कि ये है कि हमें क्या करना है, इसको अपने एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई करना है ताकि बच्चों का कॉग्निटिव या सारे ही एस्पेक्ट का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाए। यहाँ पर हमें सपोर्टिंग मटेरियल्स यूज़ करने हैं, अलग अलग एड्स यूज़ करने हैं, प्रॉप्स यूज़ करने हैं, ताकि जो बच्चा है वो कैसे सीखे अपने ज्ञान का निर्माण, उसको हेल्प मिले अपने ज्ञान के निर्माण को खुद करने में। सिंपल और शॉर्ट रखना है हमें चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कैसे रखना है, हमें आसान रखना है और बच्चे को थोड़ा थोड़ा सिखाना है ताकि उनको जल्दी समझ में आए।
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है वो क्वांटिटेटिव ही नहीं होता, सिर्फ मात्रात्मक ही नहीं है। ये कैसा है, हमें इसके बदले कैसा कराना है, उसे क्वालिटेटिव चेंजेस जो है बच्चे के अंदर लाने हैं। सिर्फ रटाने पे ही हमें फोकस नहीं करना, सिर्फ नंबर्स पे ही हमें फोकस नहीं करना, हमें क्या करना है, बच्चे के जो गुणात्मक चेंजेस हैं वो उनके अंदर लाने हैं, क्वालिटी पे हमें ध्यान देना है। फिर इन्होंने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन और जो चेंजिंग एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग जो है एग्जिस्टिंग सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या करना है, बच्चों में इन्फॉर्मेशन पास करनी है और चेंजेस जो है वो लाने हैं, चेंजेस करने हैं। जैसे भी अब करंट जो सिचुएशन है, अब पहले के जो मेथड्स हैं उनसे हम आज के टाइम में तो नहीं पढ़ा सकते, सिर्फ लेक्चर मेथड से हम नहीं पढ़ा सकते, हमें कुछ प्रॉप्स और एड्स यूज़ करने होते हैं क्लास के अंदर, तभी हम क्लास को क्या बना पाते हैं, इंगेजिंग जो है वो बना पाते हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारी पियाजे की थ्योरी थी, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है पियाजे की, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसके PYQs देखेंगे, जो कि बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो कई सारे PYQs जो है वो पियाजे से रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।